तस्वीरों में बारूद बन चुके बांग्लादेश की खूनी हकीकत है। बारूद बना बांग्लादेश, जहां प्रधानमंत्री आवास को लूटा गया, जलाया गया। एक तरफ अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय सम्मान को कभी निशाना बनाया है। उस वक्त की निशानी है जब बांग्लादेश बना था। 1971 में बना शहीद मेमोरियल स्थल तोड़ा गया। यह मूर्तियां उस वक्त की निशानी है जब पाकिस्तानियों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। सेंट मार्टिन द्वीप, और आगे वीडियो में देखते हैं क्या है साजिश और बांग्लादेश की हाल। देश को अब दूसरा अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही। हिंदुओं पर हिंसा, बारूद बना बांग्लादेश। इन दो तस्वीरों में बारूद बन चुके बांग्लादेश की खूनी हकीकत दिख रही है। ये वो बांग्लादेश है जहां रहने वाले 1,35,00,000 हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश है जहां हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और जलाया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश है जहां हिंदू बेटी, बहुओं और माओं के साथ गैंगरेप किए जा रहे हैं। ये वो बांग्लादेश है जहां 15 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने वाली शेख हसीना को अपने पीएम आवास से जान बचाकर भागना पड़ा है। ये वो बांग्लादेश है जहां प्रधानमंत्री आवास को लूटा गया, जलाया गया है। ये वो बांग्लादेश है जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर हथौड़े चलाए गए। उनकी प्रतिमा को जमीन पर उठाकर बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे महज 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश के मुकद्दर पर जमात इस्लामी का कब्जा हो चुका है। अब बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनने जा रहा है। एक तरफ आवामी लीग की मुखिया शेख हसीना का वजूद खत्म हो रहा है, तो वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का चेहरा बनी खालिदा जिया का कट्टरपंथी मिशन बांग्लादेश में जड़ें जमा चुका है। तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ अराजकता फैलाने के मुल्क में सैकड़ों मौतें हुई, तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय स्मारकों को भी निशाना बनाया है। अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जहां राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाया गया है। मुजीबनगर में स्थित 1971 शहीद मेमोरियल स्थल पर मौजूद मूर्तियों को तोड़ा गया है। ये मूर्तियां उस वक्त की निशानी है जब पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेके थे। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप पर अमेरिका की नज़र है। सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की नज़र थी, जहां पर अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बनाना था। नजर है। दुनिया में कहीं से भी समुद्री रास्ते से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। इसके लिए जाने के लिए समुद्री रास्ता आपको जाना होगा। सेंट मार्टिन से आसपास समुद्री इलाकों में नजर रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ये जो तस्वीर भी देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे इस साइड भारत है, फिर म्यांमार है, बीच में ये जो रास्ता है, यहाँ से और इलाकों में नजर रखना ईजी हो जाएगा। बांग्लादेश म्यांमार के बीच में संप्रभुत्व बात था और इसी को लेकर सवाल भी खड़े हुए थे। द्वीप पर बांग्लादेश का अधिकार स्थापित कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका को इधर अपना बेस बनाना था। ये कहना था पूर्व पीएम शेख हसीना का, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का। सेंट मार्टिन द्वीप पर शक्तिशाली देशों की नजर है और इस वजह से उनको हटाया गया है, साजिश रची गई। उनका आरोप, चीन, भारत, एशिया के दो महाशक्तिशाली देश यहाँ पर, और हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में चीन का दबदबा बढ़ने से अमेरिका चिंतित था और इस वजह से उसने ये प्रस्ताव रखा। मार्टिन द्वीप अमेरिका के कब्जे में आने
से जगह मिल जाती और कहीं ना कहीं वो आसानी से यहाँ अपनी जगह बना सकता था। बंगाल की खाड़ी में सैन्य ठिकाना बनाने की बात भी इस बीच सामने आई थी। चीन को नियंत्रित करने के बहाने भारत पर यूएसए नजर रखेगा, ये कहा गया था कि वो उसके बाद इजीली वहां पर भी नजर रख सकता है, जो कि हानिकारक होता, और उन्होंने ये बात नहीं मानी, जिसके बाद तख्तापलट हुई। तो क्या इस द्वीप के लिए सत्ता छिन गई शेख हसीना की, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन ये द्वीप कहाँ है, इसका जो लोकेशन है वो कैसे इंपॉर्टेंट था अमेरिका के लिए, आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है, ये आप भारत देख रहे हैं, और ये है यहाँ पर सेंट मार्टिन। ये वही द्वीप है जिसको लेकर अमेरिका दावा ठोक रहा था, बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ। हालांकि इसको लेकर म्यांमार और बांग्लादेश के बीच खींचतान भी रही, लेकिन बांग्लादेश का ही इस पर दबदबा रहा है। भारत जस्ट बगल में है, आप ये देख पा रहे हैं, और जो हिंद महासागर है, यहाँ अमेरिका की कहीं मौजूदगी नहीं। जबकि चीन की अगर बात करें तो चीन के बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी अलग अलग जगहों पर पोर्ट हैं। अमेरिका ये चाहता है कि दूर है लेकिन वो इस इलाके पर अपना कब्जा जमाए, सेंट मार्टिन में, और यहां से बांग्लादेश, भारत और इसके अलावा पाकिस्तान सभी पर नजर भी रख पाए और चीन का जो दबदबा है उसे भी थोड़ा कमजोर कर पाए। तो ये फिलहाल अभी खबर सामने आई है, लेकिन आगे क्या होता है इस खबर पर बांग्लादेश से लगातार आपको अपडेट। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता सिंह। मेरे साथ मेरी दो सहयोगी सलोनी और प्रगति भी मौजूद हैं। लेकिन इस बीच बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के मुखिया यानी कि मोहम्मद यूनुस जो है आज हिंदुओं की डेलीगेशन से मुलाकात करने वाले हैं, और पूरी जानकारी क्या है सलोनी का रुख करते हैं। तो बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आज जो अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं इस वक्त बांग्लादेश में, वो हिंदुओं के डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। जिस तरह से हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर ये बातचीत बहुत अहम होने वाली, क्योंकि अंतरिम सरकार बन जाने के बावजूद जो हिंदुओं पर हमला है, अत्याचार है, वो खत्म नहीं हुआ है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और आज हिंदुओं का डेलीगेशन मुलाकात करेगा अंतरिम पीएम से। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस मुलाकात करने वाले हैं। ढाका में हिंसा के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं हिंदू। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, भारत जो है पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, पर राहुल गांधी का जो कमेंट आया हिंडनबर्ग पे, वो ऐसा माना जा रहा है कि हमारी जेन्युइननेस है जो स्टॉक मार्केट की, उसको आघात पहुंचा सकता है और इकोनॉमी को भी। देखिए राहुल, मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में भ्रम पैदा करते, उनके अंदर भय पैदा करते। इसी तरह एक समय इन्होंने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको कहा था कि अब उनके यूजर हिंदुओं पर हमले शुरू कर दिए। एक एक करके हिंदुओं के मंदिरों को ढाया जाने लगा, घरों में आग लगाई जाने लगी, लोगों की हत्याएं शुरू कर दी गईं। 1 करोड़ के करीब की जनसंख्या है हिंदुओं की पूरे बांग्लादेश में, लेकिन आरक्षण पर आंदोलन पूरे बांग्लादेश का था। हालांकि सत्ता बदलते ही ये आंदोलन कहीं पीछे फेंक दिया गया और कट्टरवाद ऐसा हावी हुआ जहां पर मंदिरों को तोड़ा जाना, लोगों की हत्याएं करना, लड़कियों को अगवा करना या लड़कियों के साथ दुराचार करना, ये सारी चीजें बांग्लादेश में आम हो गईं। और अब हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है, उसने सड़कों पर उतरकर मांग की है अंतरिम सरकार से कि उनके खिलाफ हिंसा को रोका जाए। अब तक हिंदुओं ने वहां पर जवाबी कोई कार्रवाई नहीं की है, वो सिर्फ सड़कों पर उतरकर ये मांग कर रहा है कि जो जिम्मेदार हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में शासन है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। चटगांव में हिंदुओं ने हुंकार भरी है, ये संदेश दिया है कि इस आरक्षण आंदोलन की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ नफरत, हिंदुओं को मारना, हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार,
घरों को लूटना, घरों में आग लगाना, मंदिरों को तोड़ना, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जहां पर इस्लाम के मानने वाले कट्टरपंथी इस्लाम के अलावा और किसी धर्म को बांग्लादेश में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर, ढाका में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे इस हत्याकांड, इस आगजनी और इस दंगे के खिलाफ वो मांग कर रहे हैं वहां के उन नेताओं से, जिनमें से एक को तो नोबेल पुरस्कार मिला है देश को बदलने के लिए, लेकिन वो भी अब तक जो कि जिम्मेदारी ले रहे हैं वो भी अब तक खामोश नजर आ रहे हैं। केवल और केवल उनका बयान ये आ रहा है कि भारत ने हमारी सही समय पर मदद नहीं की, लेकिन क्या इसकी आड़ में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को उचित ठहराया जा सकता है? अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इसी के साथ। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध शुरू हो गया है। मोदी सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की भी मांग की जा रही है। पीड़ित हिंदुओं को भारत में शरण देने की मांग की जा रही है। उत्तराखंड में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली, ऋषिकेश में ये संगठनों ने रैली निकाली है। जिस तरीके की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, रोती बिलखती लड़कियां देख रही हैं, वो समाज जो कि लड़कियों को लेकर, स्त्रियों को लेकर अब कैसी सोच रखता है बांग्लादेश का, वो भी सामने आ रहा है। में ही ये रिकवरी मोड में नजर आने लगे। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 375 अंक फिसलकर ओपन हुआ था, लेकिन 11:15 तक ये ग्रीन जोन में पहुंचकर 266 अंक उछलकर कारोबार कर रहा था। सबसे पहले बात करते हैं BSE सेंसेक्स की, तो बता दें कि BSE का ये इंडेक्स बीते शुक्रवार को 79,705.91 के स्तर पर क्लोज हुआ था और सोमवार को इसने गिरावट के साथ 79,330.12 के लेवल पर शुरुआत की। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि बीते शनिवार को जारी की गई अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर सेंसेक्स और निफ्टी पर दिखेगा, तो शुरुआती कारोबार में ये दिखाई भी दिया। लेकिन हिंडनबर्ग का असर ज्यादा देर तक नहीं रहा और बाजार रिकवरी मूड में आ गया। सेंसेक्स की तरह ही NSE इंडेक्स ने भी अपने पिछले बंद 24,367.50 के लेवल के टूटकर 24,320.05 पर कारोबार शुरू किया था और कुछ देर तक लाल निशान पर कारोबार करने के बाद निफ्टी 50 ने भी छलांग लगा दी और हरे निशान पर पहुंच गया। खबर लिखे जाने तक निफ्टी 62.50 अंक की तेजी लेकर 24,430 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले छोटे छोटे निवेशकों को डराने लगे कि आपका पैसा डूब जाएगा बॉस। लेकिन आज जो हुआ उससे हिंडनबर्ग जैसी विदेशी ताकतों और राहुल गांधी जैसे नेताओं की क्लास लग गई, क्योंकि ना तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के शेयर मार्केट का कुछ बिगाड़ पाई, ना राहुल गांधी की डराने वाली बातें मार्केट पर कुछ। आज भारत ने इन लोगों को जवाब दिया। नरेंद्र मोदी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भारत ने जवाब दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को दो कौड़ी का साबित कर दिया भारतीयों ने। पिछले साल जनवरी में जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे तो भारत के शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी, ब्लड बाथ हो गया था। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए उसके बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी कोई बड़ी गिरावट वहां देखने को नहीं मिली। आपको मैं आंकड़ों के साथ उदाहरण देकर बताता हूं कि क्या स्थिति रही, कैसे हिंडनबर्ग को उसकी औकात दिखाई आज भारत ने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और इसका आप कंपैरिजन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत को समझ में आ गया कि भाई इनका एजेंडे में नहीं फंसने का है। 24 जनवरी 2023 को पहली रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए, और सेंसेक्स दो दिन में कितना नीचे आ गया था? करीब 1000 पॉइंट गिर गया था। 1000 पॉइंट गिर गया था सेंसेक्स, क्योंकि भाई तब लोगों को पता नहीं था कि हिंडनबर्ग क्या चीज है। लोगों ने सोचा अरे ये कह रहा है सही होगा। लेकिन हमने जब फैक्ट्स के साथ बात की, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये तो गड़बड़ मामला दिख रहा है, इस तरह का हिसाब नहीं लग रहा है। सेबी ने कई मामलों में क्लीन चिट दे दी। उसके बाद ये लोग दोबारा लौटे। जब दोबारा लौटे तो भारतीयों ने कहा कि ओ हेलो, समझ में आ गया तुम क्या चीज हो। और इसलिए अगर आप देखेंगे 12 अगस्त 2024 यानी आज के दिन क्या हुआ है, आज सेंसेक्स गिरा
कितने पॉइंट? आज सेंसेक्स गिरा मात्र 57 पॉइंट। 57 पॉइंट बॉस। कहां हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट पर 1000 पॉइंट गिर जाने वाला शेयर मार्केट आज मात्र 57 पॉइंट गिरा है। 57 पॉइंट। यह तब हुआ है जब हिंडनबर्ग ने पूरा जोर लगा दिया, राहुल गांधी ने पूरा जोर लगा दिया। 2 दिन से ऐसा माहौल बना दिया गया कि शेयर मार्केट तो डूब जाएगा। शेयर मार्केट में बड़ा रिस्क है, छोटे निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। उसके बावजूद आज भारत ने जवाब दिया। सुनिए आपको राहुल गांधी ने कल क्या कहा था, वो सुनाता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे चक्रव्यूह रचा जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised.